क्वेश्चन है हमारे पास, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। किसने कहा? हु सेड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ? तो ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो इसका सही आंसर आएगा एडम स्मिथ। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाव का विज्ञान किसने कहा है? हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ स्कारसिटी? तो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है साइंस ऑफ स्कारसिटी किसके द्वारा? तो इसका आंसर आएगा लियोनल रॉबिन्स। सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा किसने दी? हु गेव द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? सही आंसर आएगा रॉबिन्स। बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या का मूल कारण क्या है? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम? तो इसका सही आंसर आएगा असीमित आवश्यकताएं यानी अनलिमिटेड वांट्स। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन का कारक नहीं है, विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? इनमें से कौन सा प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं है? सही आंसर आएगा मुद्रा, डी। लैंड, लेबर और कैपिटल ये तीनों प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, वही मुद्रा नहीं है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भूमि का प्रतिफल कहलाता है, रिवार्ड ऑफ लैंड इज कॉल्ड व्हाट? तो इसको कहा जाता है रेंट यानी किराया। बी इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ है, श्रम का प्रतिफल क्या है? रिवार्ड ऑफ लेबर। तो इसका सही आंसर आएगा रिवॉर्ड ऑफ लेबर को कहा जाता है वेजिस यानी मजदूरी। सी इज द करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन, पूंजी का प्रतिफल कहलाता है, रिटर्न ऑन अ कैपिटल इज कॉल्ड व्हाट? तो रिटर्न जो है एक कैपिटल पे उसको कहा जाता है ब्याज यानी इंटरेस्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमी का उत्तरफल क्या है? रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर जो है उसे कहते हैं हम लाभ यानी प्रॉफिट। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज व्हाट? तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये स्टडी करता है आपका व्यक्तिगत इकाइयां यानी इंडिविजुअल यूनिट्स को। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये डील करता है समष्टिगत चर यानी एग्रीगेट वेरिएबल्स के साथ। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मांग का नियम किसने दिया? लॉ ऑफ डिमांड वॉज गिवन बाय हुम? तो लॉ ऑफ डिमांड जो है इसको दिया गया है किसके द्वारा? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र का ढाल होता है यानी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज कॉल्ड? तो जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है ये क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा नेगेटिव यानी ऋणात्मक। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपूर्ति का नियम बताता है, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स व्हाट? तो आपूर्ति का नियम क्या स्टेट करता है यानी क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है आपका मूल्य बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है यानी प्राइस राइसिस सप्लाई राइसिस। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोच का अर्थ क्या है? इलास्टिसिटी मीन्स व्हाट? इलास्टिसिटी का अर्थ इकोनॉमिक्स में होता है प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्सिवनेस। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः आलोच मांग बरकर होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व इज? तो जो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व है ये कैसा होता है? तो ये होता है आपका वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। बी इज द करेक्ट आंसर। 17, उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा किसने दी है? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस? तो इस कॉन्सेप्ट को दिया गया है किसके द्वारा? मार्शल के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन, अवसर लागत का अर्थ क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स? तो अवसर लागत का अर्थ क्या है? सर्वोत्तम त्यागा गया विकल्प यानी बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है, नेशनल इनकम इज स्टडीड अंडर? तो नेशनल इनकम जो है इसको स्टडी किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र में। बी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, जीडीपी का पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर लागत होती है यानी फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है रिमेन्स क्या करता है आपकी? कांस्टेंट यानी स्थिर रहती है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्ती लागत बदलती है, वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद। तो परिवर्ती लागत जो है ये बदलती है आउटपुट के साथ यानी उत्पादन के साथ। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट क्या है? तो मार्जिनल कॉस्ट को डिफाइन करेंगे तो ये क्या है? ये एक अतिरिक्त इकाई की लागत यानी कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन, औसत लागत एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू। तो एवरेज कॉस्ट जो है ये किसके इक्वल होती है? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो टोटल कॉस्ट टीसी और क्वांटिटी को क्यू से मार्क करेंगे तो टीसी डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये आएगा आपका टीसी डिवाइडेड बाय क्यू। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांग की आय लोच मापती है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स। तो इसका सही आंसर आएगा आय परिवर्तन यानी इनकम चेंज। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की 3 अवस्थाएं किसने दी है? 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन वर गिवन बाय होम। तो प्रोडक्शन की 3 स्टेजेस जो है इनको दिया गया है मार्शल के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, घटती प्रतिफल का नियम लागू होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज इन। तो जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है ये अप्लाई होता है आपका शॉर्ट रन के लिए यानी अल्पकाल के लिए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की जाती है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में इनमें से जो फैक्टर है वो इंक्लूड नहीं होता है, वो है स्थानांतरण भुगतान यानी ट्रांसफर पेमेंट्स। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? इन्फ्लेशन मीन्स। इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? तो इसका है मूल्य स्तर में वृद्धि यानी राइज इन प्राइस लेवल। इसको हम महंगाई बोलते हैं। जब भी वस्तु का मूल्य का प्राइस बढ़ता है तो उसको इन्फ्लेशन यानी महंगाई बोलते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अस्फीति यानी डिफ्लेशन का अर्थ क्या है? डिफ्लेशन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्राइस फॉल, मूल्य गिरावट। जब वस्तु का मूल्य जो है कम हो जाता है तो ये बिल्कुल महंगाई से उल्टा है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाजार मार्केट का सही अर्थ क्या है? करेक्ट मीनिंग ऑफ मार्केट। तो इकोनॉमिक्स में जो मार्केट शब्द है इसका अर्थ क्या है? खरीदारों और विक्रेताओं तक का समूह यानी ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेताओं की संख्या होती है, इन परफेक्ट कंपटीशन नंबर ऑफ सेलर्स इज। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, बहुत अधिक, वेरी लार्ज। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार में मूल्य निर्धारण कौन करता है? हु डिटरमाइंस द प्राइस इन मोनोपोली। मोनोपोली होती है जहां पे एक ही बाजार है, तो वहां पे मूल्य डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है? सेलर यानी विक्रेता के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली का उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली का उदाहरण है इनमें से मोबाइल उद्योग यानी मोबाइल इंडस्ट्री। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार प्रतियोगिता में उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर। तो प्रोडक्ट्स जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो वो कैसे होते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा विभेदित यानी डिफरेंशिएटेड, अलग अलग। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी अधिकतम होती है जब। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन। तो इसका सही आंसर आएगा 0, जब मैक्सिमम यूटिलिटी जो है 0 आएगी। सो ए इज द करेक्ट आंसर।
मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी, इसको MU का आएगा मार्जिनल यूटिलिटी। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उपभोक्ता संतुलन प्राप्त होता है जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन। तो इसका सही आंसर आएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो जाएगी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स व्हाट। तो इसका सही आंसर आएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स डिमिनिशिंग। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है विच इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। इनमें से कौन सा मेथड है जो नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए यूज नहीं होता है? तो वो है कीमत विधि यानी प्राइस मेथड। सो डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी तीनों मेथड यूज होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस व्हाट। जीएनपी जब इक्वल होता है जीडीपी प्लस किसके? तो इसका सही आंसर आएगा शुद्ध कारक आय विदेश से, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस एनएनपी इक्वल टू जीएनपी को जब घटाया जाता है किससे कि एनएनपी आता है, तो इसका सही आंसर आएगा मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम में शामिल नहीं है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम। इनमें से कौन सी चीज है जो व्यक्तिगत आय में शामिल नहीं होता है? तो इसका सही आंसर आएगा निगम लाभ यानी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत इज इक्वल टू सेविंग्स किसके इक्वल होती है? तो सेविंग्स जो है इक्वल है आपके आय माइनस उपभोग यानी इनकम माइनस कंजम्पशन। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश का अर्थ क्या है? इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट। अर्थशास्त्र में जो इन्वेस्टमेंट शब्द है इसका अर्थ क्या है? नई पूंजी का निर्माण यानी क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी मांग की अवधारणा किसने दी है? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो इफेक्टिव डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है इसको दिया गया है कीन्स के द्वारा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी का वह प्रकार जिसमें लोग काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिलता है। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फेयर पीपल आर विलिंग टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड जॉब्स। तो इसका सही आंसर आएगा साइक्लिकल, यानी ये आपकी साइक्लिकल यानी चक्रीय बेरोजगारी है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन विच सेक्टर। तो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फाउंड की जाती है आपके एग्रीकल्चर कृषि में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स व्हाट। तो आर्थिक विकास का अर्थ है संरचनात्मक परिवर्तन सहित वृद्धि यानी ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल चेंज। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को कहते हैं पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड। जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं लोग उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें गरीब कहा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। सही आंसर आएगा 1950। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो पहली पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव था कृषि विकास यानी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वित्त का संबंध पब्लिक फाइनेंस डील करता है किसके साथ? तो सार्वजनिक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस जो है ये डील करता है सरकारी आय व्यय यानी गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है? तो वो आएगा इनकम टैक्स यानी आयकर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या आएगा? तो वो आएगा आपका जीएसटी। सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के मुख्य कार्य नहीं है, विच इज नॉट अ मेन फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन सा मनी का मेन फंक्शन नहीं है, तो वो है भविष्य की योजना यानी प्लानिंग फ्यूचर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है, मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज व्हाट। तो जो सेंट्रल बैंक है उसका मेन फंक्शन क्या है, मुद्रा निर्गमन यानी इशू ऑफ करेंसी, करेंसी को इशू करना। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन नहीं है कमर्शियल बैंक का, तो इसका सही आंसर आएगा मुद्रा निर्गमन यानी इशू ऑफ करेंसी, करेंसी को इशू करना, ये फंक्शन नहीं है कमर्शियल बैंक का। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति संबंधित है, फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू व्हाट। फिस्कल पॉलिसी जो है ये रिलेट करते हैं सरकारी कर व्यय, गवर्नमेंट टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति संचालित करता है, मॉनेटरी पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय हुम। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना हुई है 1935 1 अप्रैल। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट घाटा होता है जब, बजट डेफिसिट अकर्स व्हेन। तो बजट घाटा कब होता है, तो इसका सही आंसर आएगा जब व्यय ज्यादा हो जाता है आय से, यानी एक्सपेंडिचर मोर देन रेवेन्यू, यानी खर्चा ज्यादा हो जाता है आपकी आय से। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन संबंधित है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिलेट्स टू व्हाट। तो भुगतान संतुलन संबंधित है किस चीज से, सही आंसर आएगा अंतरराष्ट्रीय लेन देन यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू खाता यानी करंट अकाउंट में शामिल नहीं है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट। तो इनमें से कौन सा करंट अकाउंट में इंक्लूडेड नहीं है, वो है पूंजी अंतरण यानी कैपिटल ट्रांसफर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा दर निर्धारित होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय हुम। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है इसको डिटरमाइन किया जाता है मांग आपूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई के आधार पे। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी का अर्थ क्या है, ह्यूमन कैपिटल मीन्स। तो मानव पूंजी का अर्थ है शिक्षा व कौशल यानी एजुकेशन एंड स्किल। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास का अर्थ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका अर्थ है भविष्य को नुकसान बिना विकास, डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक प्रभाव है, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज व्हाट। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है पॉपुलेशन ग्रोथ का, तो उसका सही आंसर आएगा अनएम्प्लॉयमेंट, आय में कमी, संसाधनों पे दबाव, तीनों ही आएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी मापन का आधार है, बेसिस ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट इन इंडिया इज व्हाट। तो इसका सही आंसर है उपभोक्ता व्यय यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक योजना का उद्देश्य नहीं है, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वो है बेरोजगारी बढ़ाना यानी इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। सही आंसर आएगा 2015। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड इज व्हाट। पब्लिक गुड का जो एग्जाम्पल है इनमें से वो है आपका रोड यानी सड़क। सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये किसके एग्जाम्पल है, प्राइवेट गुड यानी निजी वस्तु के। अगला क्वेश्चन है, निजी वस्तु का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट गुड। इनमें से प्राइवेट गुड का एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो आएगा कार, सड़क, ब्रिज, नेशनल डिफेंस। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये पब्लिक गुड के यानी जो आपके सार्वजनिक वस्तु है उसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय वितरण में असमानता मापी जाती है,
इनकम इन इक्वालिटी इज मेजर्ड बाय, तो इसका सही आंसर आएगा गिनी कॉफिशिएंट में। सो बी इज द करेक्ट आंसर, गिनी कॉफिशिएंट के द्वारा, गिनी कॉफिशिएंट। 74th, आर्थिक स्थिरता का अर्थ है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स व्हाट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का अर्थ है मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, संतुलित विकास, बैलेंस्ड ग्रोथ, तीनों ही। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मूलतः अध्ययन करता है किस चीज का? इकोनॉमिक्स फंडामेंटली स्टडीज व्हाट। तो इकोनॉमिक्स जो है फंडामेंटली स्टडी करती है संसाधनों का कुशल उपयोग, यानी एफिशिएंट यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगले जो क्वेश्चन हम 25 डिस्कस करेंगे, ये आपके जो इकोनॉमिक सर्वे है करंट अफेयर के बेस्ड पे उसका, क्योंकि एग्जाम में देखे जा रहे हैं, इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। भारत के वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पे कितनी थी? सही आंसर आएगा 6.4%। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा 6.3 से लेकर 6.8%। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। वित्तीय वर्ष 2024-25 में खुदरा मुद्रास्फीति क्या रही है, यानी रिटेल इन्फ्लेशन क्या रही है? सही आंसर आएगा 4.9%। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विच फैक्टर मेनली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू फूड प्राइस इन्फ्लेशन। खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या था? तो कौन सा फैक्टर है जो मेनली कंट्रीब्यूट करता है जो खाने वाले प्राइस जो है उसको बढ़ाने के लिए, उसकी महंगाई के लिए? तो इसका सही आंसर आएगा वेजिटेबल एंड दाल प्राइसेस स्पाइक्स। सब्जियों और दालों के जो मूल्य है उनमें बढ़ोतरी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज कैड एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। वित्तीय वर्ष 2024-25 में चालू खाता घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत था? करंट अकाउंट डेफिशिएंट कहते हैं, तो ये था 1.2%। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेगमेंट सॉ हायर एक्सपोर्ट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक किस क्षेत्र में हुई है? तो इसका सही आंसर आएगा सर्विसेज एक्सपोर्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफडीआई इनफ्लोज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 फर्स्ट 8 months वर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पहले 8 महीनों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रवाह लगभग कितना था? तो इसका सही आंसर आएगा 55.6 बिलियन यूएस डॉलर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव सपोर्ट्स एमएसएमईज विद 50,000 करोड़ कॉर्पस। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 50,000 करोड़ कोष किस पहल के तहत है? तो इसका सही आंसर आएगा सेल्फ रिलायंट इंडियन फंड, आत्मनिर्भर भारतीय फंड। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रू बाय व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र ने कितनी प्रतिशत वृद्धि की है? तो इसका सही आंसर आएगा 3.8%, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2024 वाज एस्टिमेटेड एट। कुल खरीफ अनाज उत्पादन 2024 का अनुमान कितना था? सही आंसर आएगा 1647 लाख मीट्रिक टन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जिसे एनपीए कहते हैं वर अराउंड। एनपीए लगभग कितने थे? तो एनपीए कितना परसेंट है? सही आंसर आएगा 2.6%। बी इज द करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच सेगमेंट्स मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो वाज 136%।
किस सेगमेंट का मार्केट कैप जीडीपी अनुपात 136% था? तो इसका सही आंसर आएगा स्टॉक मार्केट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल्स टू अबाउट, बेरोजगारी दर लगभग कितनी गिर गई है? तो इसका सही आंसर आएगा 3.2%, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर शेयर इंक्रीज टू व्हाट, स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा बढ़कर कितना गुना हुआ है, कितना हुआ है? तो जो स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा है बढ़कर हो गया है कितना, 48%, सी इज द करेक्ट आंसर। इसको इंक्रीज किया गया 48%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई पेमेंट वैल्यू अप्रैल दिसंबर 2024 रीच्ड, यूपीआई भुगतान अप्रैल दिसंबर 2024 मूल्य कितना हुआ है? सही आंसर आएगा 1.9 लाख करोड़ रुपीस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस बाय दिसंबर 2024 वर अप्रॉक्स, दिसंबर 2024 तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगभग कितने थे? तो इसका सही आंसर आएगा 12 लाख, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है रिन्यूएबल शेयर्स इन टोटल एनर्जी कैपेसिटी वाज अबाउट, कुल ऊर्जा क्षमता में नवीनकरणीय हिस्सेदारी लगभग कितनी थी? तो रिन्यूएबल जो एनर्जी का शेयर है टोटल एनर्जी कैपेसिटी में वो है आपका 46.8%, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इनिशिएटिव एम्स टू सेव अराउंड, लाइफ पहल का लक्ष्य लगभग कितनी बचत करना है? सही आंसर है 440 बिलियन यूएस डॉलर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे एम्फेसाइजिस विकसित भारत बाय, आर्थिक सर्वेक्षण का लक्ष्य विकसित भारत कब तक बनाना है? सही आंसर आएगा 2047, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 किसे बढ़ावा देता है? तो ये बढ़ावा देता है आपके एसएमई ग्रोथ को, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या था? तो इसका सही आंसर आएगा जीडीपी का 4.8%, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट हैज प्राइमरली फोकस्ड ऑन व्हाट, सरकारी पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से किस पर केंद्रित रहा है? तो इसका सही आंसर आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन यानी अवसंरचना निर्माण पर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएलआई स्कीम्स एम्स टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन जीडीपी टू व्हाट, पीएलआई योजनाओं का उद्देश्य जीडीपी में विनिर्माण हिस्सेदारी को कितना बढ़ाना है? सही आंसर आएगा 25%, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्टर रिमेन्ड द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी, जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का रहा है? सही आंसर आएगा सर्विसेज यानी सेवा क्षेत्र का, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक क्रेडिट ग्रोथ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-24 वाज अप्रॉक्सीमेटली, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक ऋण वृद्धि लगभग कितनी रही है? तो इसका सही आंसर आएगा 13%, सी इज द करेक्ट। सेकंड पार्ट। अगला क्वेश्चन है इन्फ्लेशन रेफर्स टू, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो इन्फ्लेशन जो है इसका मीनिंग क्या है? जनरल राइज इन प्राइस लेवल, सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडेक्स इज मेनली यूज्ड टू मेजर रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति मापने हेतु कौन सा सूचकांक प्रयोग होता है? तो इंडेक्स जो मेनली यूज किया जाता है रिटेल इन्फ्लेशन को भारत में मापने के लिए तो वो है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, मांग खींच मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो जो आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ये किसके कारण होती है? एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई यानी आपूर्ति से अधिक मांग, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन अराइजेस ड्यू टू, लागत धक्का मुद्रास्फीति होती है
तो जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है ये बढ़ती है किसके कारण? तो इसका आंसर आएगा राइस इन वेजेस एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस, मजदूरी व कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्रीपिंग इन्फ्लेशन रेफर्स टू, रेंगती मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है ये डिफाइन करती है जब आपका इन्फ्लेशन रेट 1 से लेके 3% की दरों से प्राइसों में बढ़ोतरी देखी जाती है, यानी 1 से लेके 3% मूल्य वृद्धि। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इन्फ्लेशन इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर एन इकोनॉमी, कौन सी मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत घातक है? तो इनमें से जो इन्फ्लेशन जो सबसे ज्यादा खतरनाक है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वो है आपका हाइपर इन्फ्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, अति मुद्रास्फीति। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाइपर इन्फ्लेशन वॉज हिस्टोरिकली ऑब्जर्व्ड इन विच कंट्री और ईयर, अति मुद्रास्फीति ऐतिहासिक रूप से देखी गई कहां पे? तो इसका सही आंसर है जर्मनी में 1923 में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय द इंपोर्टेड गुड्स प्राइसेस इज कॉल्ड, आयातित वस्तुओं की कीमतों से होने वाली मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? तो ऐसी महंगाई जो बेसिकली इसकी वजह से होती है, जो आपकी इंपोर्टेड गुड प्राइसेस हैं उनकी वजह से, यानी बाहर से जो वस्तुएं खरीदी जा रही हैं उनके मूल्यों से, तो उस मुद्रास्फीति को क्या बोला जाता है? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी आयातित मुद्रास्फीति। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंट्रोल्स इन्फ्लेशन इन इंडिया थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, भारत में मौद्रिक नीति द्वारा मुद्रास्फीति को कौन नियंत्रित करता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी से जो इन्फ्लेशन को भारत में कंट्रोल किया जाता है ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी से डील ही कौन करता है? आरबीआई। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया फोकसेस मेनली ऑन व्हाट, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण मुख्यतः आधारित है। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है भारत में ये मेनली फोकस किस चीज के ऊपर करता है? ये करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ऊपर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्लेशन मींस, अपस्फीति का अर्थ क्या है? तो डिफ्लेशन जो है इसका अर्थ क्या है? इसका है फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल, सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू व्हाट, मुद्रास्फीति मंदी का अर्थ क्या है? तो जो आपका स्टैगफ्लेशन है इसका अर्थ क्या है? स्टैगफ्लेशन का अर्थ है इन्फ्लेशन विद अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति व बेरोजगारी दोनों साथ चलती हैं, जब महंगाई भी है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है उसको नाम दिया जाता है स्टैगफ्लेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच क्लास सफर्स मोस्ट ड्यू टू इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक प्रभाव किस वर्ग को पड़ता है? तो ऐसी क्लास जो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है इन्फ्लेशन से, तो वो आएगा आपका फिक्स्ड इनकम ग्रुप, निश्चित आय वर्ग, क्योंकि उनकी आय फिक्स है और जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा तो उनके लिए वो एक महंगाई अत्यधिक मात्रा में दिखाई देगी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ग्रुप बेनिफिट्स फ्रॉम इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति से लाभान्वित ग्रुप कौन सा है? तो हमारे समाज में ऐसा ग्रुप या इकोनॉमी में ऐसा ग्रुप जिसको इन्फ्लेशन यानी महंगाई से बेनिफिट होता है वो है डेटर्स, यानी ऋणी, जो उधार देते हैं उनको। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ट इन इन्फ्लेशन इज एसोसिएटेड विद, अंतर्निहित मुद्रास्फीति किससे जुड़ी हुई है? तो बिल्ट इन इन्फ्लेशन जो है ये एसोसिएटेड है आपके किसके साथ? बेज प्राइस स्पाइरल, वेतन मूल्य चक्र के साथ। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पॉलिसी इज मेनली यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु मुख्य नीति कौन सी है? तो इनमें से जो पॉलिसी जो मेनली यूज की जाती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, तो वो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति या मुद्रास्फीति। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन रेपो रेट लीड्स टू व्हाट, रेपो दर बढ़ाने से क्या होता है?
तो जब रेपो रेट इंक्रीज की जाती है उससे क्या होता है आपका डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति में कमी आती है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन्फ्लेशन ड्यू टू सप्लाई बॉटलनेक्स इज कॉल्ड व्हाट? आपूर्ति बाधाओं से होने वाली मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? तो सप्लाई बॉटलनेक्स की वजह से जो इन्फ्लेशन देखी जाती है उसको नाम दिया जाता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, यानी संरचनात्मक महंगाई या मुद्रास्फीति। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन्फ्लेशन इज कंसीडर्ड बेनिफिशियल फॉर ग्रोथ? कौन सी मुद्रास्फीति वृद्धि हेतु लाभकारी मानी जाती है? तो ऐसी इन्फ्लेशन का प्रकार जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए बेनिफिशियल माना जाता है वो आएगा क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी रेंगती मुद्रास्फीति। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द रियल वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन? मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का वास्तविक मूल्य क्या होता है? तो रियल वैल्यू जो है मनी की महंगाई के समय क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है यानी घट जाती है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स व्हाट? कोर मुद्रास्फीति में इनमें से कौन सा शामिल नहीं होता है? तो कोर इन्फ्लेशन में जो इनमें से शामिल नहीं है या जिसको एक्सक्लूड किया जाता है वो आएगा फूड एंड फ्यूल, खाद्य एवं ईंधन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडलाइन इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय? हेडलाइन मुद्रास्फीति मापी जाती है किसके द्वारा? तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है इसको मेजर किया जाता है सीपीआई इंक्लूडिंग ऑल आइटम्स, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसमें सभी आइटम्स हो, सभी वस्तुओं सहित सीपीआई। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेशनरी गैप मीन्स? मुद्रास्फीति अंतर क्या अर्थ क्या है? तो इन्फ्लेशनरी जो गैप है इसका अर्थ क्या है? वो है एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, यानी पूर्ण रोजगार उत्पादन से अधिक समग्र मांग। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेन्ड इन्फ्लेशन थ्रू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? मुद्रा के परिमाण सिद्धांत द्वारा मुद्रास्फीति की व्याख्या किसने की है? तो वो अर्थशास्त्री कौन है? तो उनका नाम है फिशर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू केनेस इन्फ्लेशन अकर्स आफ्टर? कीनस के अनुसार मुद्रास्फीति कब होती है? तो इसका सही आंसर आएगा आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार के बाद। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कर्व शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध दर्शाने वाला चक्र क्या होता है? तो दोनों के बीच जो इनवर्स जो आपका कर्व दिखाई देता है उस कर्व को नाम दिया जाता है फिलिप्स कर्व, फिलिप्स चक्र। बी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इकोनॉमी का काफी इंपॉर्टेंट देखा जाता है। अगला क्वेश्चन शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व शोज व्हाट? अल्पकालीन फिलिप्स चक्र क्या दर्शाता है? तो जो शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व है ये शो करता है इनवर्स रिलेशन, विपरीत संबंध। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डिमांड पुल इन्फ्लेशन? मांग खींच मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय में वृद्धि। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय ट्रेड यूनियन डिमांडिंग हायर वेजेस? ट्रेड यूनियन द्वारा अधिक मजदूरी मांगने से होने वाली मुद्रास्फीति। जब ट्रेड यूनियन जो है हाई वेजेस की डिमांड करते हैं तो उससे जो महंगाई होती है उसको बोला जाता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, यानी अंतर्निहित। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स प्रोड्यूसर लेवल प्राइस चेंजेस? उत्पादक स्तर पर मूल्य परिवर्तन दर्शाने वाला सूचकांक कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी थोक मूल्य सूचकांक। बी इज द करेक्ट आंसर। ये प्रोड्यूसर लेवल प्राइस चेंजेस को दर्शाता है और जो उपभोक्ता लेवल पे आएगा वो सीपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेक्टर इज मोस्ट सेंसिटिव टू इन्फ्लेशन? मुद्रास्फीति के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है?
तो इनमें से ऐसा सेक्टर जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन के लिए, तो वो है आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सेविंग्स टेंड्स टू, मुद्रास्फीति के दौरान बचत पे क्या असर पड़ता है? तो इसका सही आंसर आएगा डिक्रीजेस, घट जाती है, क्योंकि महंगाई है तो आपकी जेब से ज्यादा खर्चा होगा तो आपकी बचत कम हो जाएगी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैक्स हेल्प्स कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति नियंत्रण में सहायक कर कौन सा है? इनमें से जो टैक्स जो हेल्प करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो है प्रोग्रेसिव टैक्स, जिसे बोलते हैं प्रगतिशील कर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय एक्सेस क्रेडिट क्रिएशन इज ड्यू टू, अत्यधिक ऋण सृजन से होने वाली मुद्रास्फीति कौन सी है? तो इसका सही आंसर आएगा मॉनेटरी फैक्टर्स यानी मौद्रिक कारक। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विच पॉलिसी रिड्यूसेस परचेजिंग पावर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्रय चक्कर घटाकर मुद्रास्फीति नियंत्रित करने वाली नीति कौन सी है? तो इसका आंसर है डिफ्लेशनरी पॉलिसी यानी अपस्फीतिकारी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच टूल ऑफ आरबीआई डायरेक्टली अफेक्ट्स मनी सप्लाई, आरबीआई का कौन सा उपकरण मुद्रा आपूर्ति को सीधे प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर आएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार परिचालन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेशन इरोड्स, मुद्रास्फीति क्षीण करती है, तो इन्फ्लेशन जो है इरोड करती है किसको? रियल इनकम को, जो वास्तविक आय है उसको कम करती है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप गेन्स ड्यू टू इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति से लाभ उठाने वाला वर्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा बोरोर्स यानी उधारकर्ता। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच इन्फ्लेशन अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आर्थिक संरचना में असंतुलन से होने वाली मुद्रास्फीति कौन सी है? तो इसका सही आंसर आएगा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन यानी संरचनात्मक मुद्रास्फीति। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन्फ्लेशन इज कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में सामान्यतः पाई जाने वाली मुद्रास्फीति, तो कौन सी इन्फ्लेशन है जो कॉमनली देखी जाती है डेवलपिंग कंट्रीज में, जो विकास हो रहा है उनमें विकासशील देशों में, तो वो है आपकी स्ट्रक्चरल संरचनात्मक मुद्रास्फीति। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेशन डिस्करेजेस व्हाट, मुद्रास्फीति हाथों उत्साहित करती है किसे? सही आंसर आएगा सेविंग यानी बचत को। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेजर्स इंक्रीजेस इन्फ्लेशन, कौन सा उपाय मुद्रास्फीति बढ़ाता है? सही आंसर आएगा इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय वृद्धि में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय वॉर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड व्हाट, युद्ध व्यय से होने वाली मुद्रास्फीति, तो इन्फ्लेशन जो वॉर एक्सपेंडिचर यानी युद्ध के समय जो खर्चा होता है उससे जो होती है उसे नाम दिया जाता है डिमांड पुल, मांग खींच। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस राइज, भविष्य में मूल्य वृद्धि की अपेक्षाओं से जुड़ी मुद्रास्फीति कौन सी है? तो इनमें से वो इन्फ्लेशन जो रिफ्लेक्ट करती है एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइसेस और बढ़ेंगे, तो इसका सही आंसर आएगा एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, प्रत्याशित मुद्रास्फीति। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बेनिफिट्स, अप्रत्याशित मुद्रास्फीति लाभ देती है किसको? तो इसका सही आंसर आएगा डेटर्स यानी ऋणी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्टर फेसेस मैक्सिमम प्राइस वॉलेटिलिटी, सबसे अधिक मूल्य अस्थिरता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा एग्रीकल्चर यानी कृषि। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन्फ्लेशन रिड्यूसेस इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय, मुद्रास्फीति अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा घटाती है कैसे? तो इसका सही आंसर आएगा रेजिंग डोमेस्टिक प्राइसेस,
घरेलू कीमतें बढ़ाकर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इन्फ्लेशन इज बिलो डबल डिजिट। 2 अंकों से कम वाली मुद्रास्फीति कौन सी है? तो इनमें से जो इन्फ्लेशन जो कम है डबल डिजिट से, उसका नाम क्या है? तो उसे कहा जाता है क्रीपिंग, रेंगती। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिचुएशन इज वर्स्ट फॉर एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब स्थिति कौन सी है? तो इसके लिए सही आंसर आएगा स्टैगफ्लेशन यानी मंदी, मुद्रास्फीति। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल इज व्हाट। मुद्रास्फीति नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इन्फ्लेशन कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वो है आपका प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर। बेरोजगारी की स्थिति होती है जब, तो इसका सही आंसर आएगा पीपल आर अनेबल टू फाइंड वर्क एट प्रीवेलिंग वेजेस। प्रचलित मजदूरी पर काम नहीं मिलता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन एग्रीकल्चर। कृषि क्षेत्र में सामान्य बेरोजगारी कौन सी है? तो इनमें से जो अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप है जो मुख्यतः कृषि के क्षेत्र में देखी जाती है वो है सीजनल, मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन देखा जा चुका है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? यह है मोर वर्कर्स देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक श्रमिक। सो बी इज द करेक्ट आंसर। जरूरत है 5 लोगों की, काम कर रहे हैं 8 लोग, तो उनके लिए वेजेस भी क्या होंगे? कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक साइकिल्स। आर्थिक चक्रों से संबंधित बेरोजगारी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आएगा साइक्लिकल यानी चक्रीय बेरोजगारी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू। घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है कैसे? तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये देखी जाती है चेंज ऑफ जॉब्स, नौकरी बदलने के कारण। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू। संरचनात्मक बेरोजगारी कैसे होती है? तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये बढ़ती है आपके स्किल मिसमैच से यानी कौशल असंगति से। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तकनीकी प्रगति से होने वाली बेरोजगारी कौन सी है? तो वो टाइप अनएम्प्लॉयमेंट की जो टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस होने से देखी जाती है उसे कहते हैं हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट यानी तकनीकी बेरोजगारी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू व्हाट। शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये डिफाइन करती है एजुकेटेड पर्सन विदाउट जॉब्स, शिक्षित व्यक्तियों को नौकरी ना मिलना। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट इज वॉलेंटरी। कौन सी बेरोजगारी स्वैच्छिक है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर आएगा वॉलेंटरी यानी स्वैच्छिक बेरोजगारी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज व्हाट। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है वो है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ यानी तीव्र जनसंख्या वृद्धि। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स। अल्प रोजगार का अर्थ क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट जो शब्द है इसका इकोनॉमिक्स में जब मीनिंग देखेंगे तो वो आएगा आपका लेस वर्क देन कैपेबिलिटी, क्षमता से कम कार्य। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इवन एट फुल एम्प्लॉयमेंट। पूर्ण रोजगार पर भी मौजूद बेरोजगारी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आएगा फ्रिक्शनल, घर्षणात्मक। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच सेक्टर एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम लेबर इन इंडिया। भारत में सर्वाधिक श्रम में कौन सा क्षेत्र समाहित करता है? तो इसका सही आंसर आएगा एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसिस। बेरोजगारी घटती है कैसे?
तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसिस जब प्रोडक्शन बढ़ती है यानी उत्पादन। सो ए इज द करेक्ट आंसर। या एक और इस तरह से कि अनएम्प्लॉयमेंट से प्रोडक्शन भी कम होती है, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन यानी किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा उत्पादित किया जाएगा तो उसके लिए ज्यादा लोग लगेंगे तो ज्यादा को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर बेरोजगारी है तो वो प्रोडक्शन को भी कम कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्परेरी इन नेचर। अस्थायी प्रकृति की बेरोजगारी, तो कौन सी इनमें से अनएम्प्लॉयमेंट है वो टेम्परेरी रूप में देखी जाती है? तो वो है आपकी फ्रिक्शनल यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हाट। खुली बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसका अर्थ है बिलिंग बट नो जॉब, काम करने की इच्छा पर नौकरी ना होना। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट इज हाईएस्ट अमंग यूथ इन इंडिया। भारत में युवाओं में सर्वाधिक बेरोजगारी कौन सी देखी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आएगा एजुकेटेड यानी शिक्षित बेरोजगारी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू रिसेशन। मंदी के कारण होने वाली बेरोजगारी कौन सी है? तो सही आंसर आएगा साइक्लिकल यानी चक्रीय। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो नोन एज व्हाट। छिपी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू व्हाट। बेरोजगारी का परिणाम क्या है? तो बेरोजगारी से क्या देखा जाता है? तो इससे देखा जाएगा सोशल इंस्टेबिलिटी, सामाजिक अस्थिरता। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर डिमांड। उपभोक्ता मांग में परिवर्तन से होने वाली बेरोजगारी कौन सी है? सही आंसर आएगा स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स व्हाट। प्राकृतिक बेरोजगारी दर में शामिल क्या है? तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये इंक्लूड करता है फ्रिक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल, घर्षणात्मक प्लस संरचनात्मक बेरोजगारी दोनों को। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। निर्माण गतिविधियों में सामान्य बेरोजगारी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आएगा सीजनल यानी मौसमी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर। दीर्घकालिक जो प्रकृति की बेरोजगारी है वो कौन सा है? तो इनमें से अनएम्प्लॉयमेंट का वो टाइप जो लंबे टाइम तक देखा जाता है तो वो है स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक बेरोजगारी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज। बेरोजगारी की दर की परिभाषा क्या है? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डिफाइन करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ ऑटोमेशन। स्वचालन का परिणाम क्या है? तो ऑटोमेशन के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है वो कौन सी है? तो वो है टेक्नोलॉजिकल यानी तकनीकी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। विकसित व विकासशील दोनों देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप, उसका नाम क्या है? वो है फ्रिक्शनल, घर्षणात्मक। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेस इंक्रीजेस इन। बेरोजगारी वृद्धि करती है किस चीज की? तो अनएम्प्लॉयमेंट कॉज करती है इंक्रीज इन पॉवर्टी, गरीबी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएटेड विद लेबर इमोबिलिटी। श्रम की गतिहीनता से जुड़ी बेरोजगारी कौन सी है? सही आंसर आएगा स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हाट। दीर्घकालिक बेरोजगारी का अर्थ क्या है? क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसका अर्थ है लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट यानी लंबे समय तक बने रहने वाली। बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन अमंग डेली वेज वर्कर्स। दैनिक मजदूरों में सामान्य कौन सी बेरोजगारी देखी जाती है? तो डेली वेज वर्कर्स जो है इनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है वो है सीजनल, मौसमी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय। बेरोजगारी जीवन स्तर घटाती है कैसे? तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस कर देती है आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको, और ये करती है रिड्यूसिंग परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति घटाकर। क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी, पैसा नहीं होगा, तो आप चीजें नहीं खरीद पाएंगे, तो आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। जब आप चीजें नहीं खरीद पाएंगे तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलिसी हेल्प्स रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी नीति बेरोजगारी कम करने में सहायक है? तो इनमें से जो पॉलिसी जो हेल्प करती है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में, तो वो है आपकी एक्सपेंशनरी पॉलिसी, विस्तारवादी नीति। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया इन इंडिया। भारत में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मापे जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आएगा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू व्हाट। बेरोजगारी का परिणाम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये लीड करता है किसकी तरफ? सोशल अनरेस्ट यानी सामाजिक अशांति की तरफ। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू मिसमैच ऑफ एजुकेशन एंड जॉब। शिक्षा व नौकरी के असंतुलन से होने वाली बेरोजगारी कौन सी है? तो एजुकेशन एंड जॉब के मिसमैच से जो आपकी महंगाई देखी जाती है वो है आपकी कौन सी? एजुकेशनल यानी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी बेरोजगारी कौन सी है? तो वो मिलेगी आपको डिस्कस्ड, प्रछन्न बेरोजगारी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस नेशनल इनकम बिकॉज। बेरोजगारी राष्ट्रीय आय घटाती है क्योंकि लेबर रिमेन आइडल, श्रम निष्क्रिय रहता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट इज लीस्ट हार्मफुल। सबसे कम हानिकारक कौन सी बेरोजगारी है? तो इनमें से बेरोजगारी का वो प्रकार जो सबसे कम हानिकारक है, तो वो है आपका फ्रिक्शनल, घर्षणात्मक। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या वाली बेरोजगारी कौन सी है? तो वो है आपकी डिस्कस्ड यानी प्रछन्न बेरोजगारी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ऑफ सीजन। कृषि के ऑफ सीजन से जुड़ी बेरोजगारी कौन सी है? सही आंसर आएगा सीजनल यानी मौसमी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र में सामान्य बेरोजगारी कौन सी देखी जाती है? तो सर्विस सेक्टर में जो अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन है वो है आपकी फ्रिक्शनल यानी घर्षणात्मक। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योग बंद होने से होने वाली बेरोजगारी कौन सी है? तो वो है आपकी स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट्स इकोनॉमी बाय। बेरोजगारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है कैसे? वेस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन की बर्बादी से। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट इज सेल्फ चूजन। स्वयं चुनी गई बेरोजगारी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आएगा वॉलेंटरी, स्वैच्छिक। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर कॉमन इन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत में अधिक सामान्य बेरोजगारी कौन सी है? सही आंसर है डिस्कस्ड यानी प्रछन्न। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू माइग्रेशन डिले। प्रवासन में विलंब से होने वाली बेरोजगारी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आएगा फ्रिक्शनल यानी घर्षणात्मक। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस क्राइम बिकॉज। बेरोजगारी अपराध बढ़ाती है क्योंकि।
आइडल टाइम इंक्रीजेस, क्योंकि निष्क्रिय समय बढ़ता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। जितने लंबे टाइम तक बेरोजगारी रहेगी, क्राइम जो आपके अपराध होने की संभावनाएं हैं बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अनएम्प्लॉयमेंट इज वर्स्ट फॉर सोशल स्टेबिलिटी? सामाजिक स्थिरता के लिए सबसे घातक बेरोजगारी कौन सी है? सही आंसर आएगा क्रॉनिक यानी दीर्घकालिक। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इज व्हाट? रोजगार नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार प्रदान।